हम कहते हैं कि सुख और दुख परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि इन परिस्थितियों का असर हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। सवाल यह है कि परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं हैं, लेकिन मन की स्थिति तो हमारे अपने वश में है। इसलिए आइए आज अपने मन पर काम करें, क्योंकि सुख का सारा संसार यही छुपा है। नमस्कार, ये है संसद टीवी। स्वागत है आपका हेलो इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे और सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त की घोषणाओं पर सुनवाई जारी रहने सहित देश और राज्यों की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने यूक्रेन में मौजूद परमाणु संयंत्र की स्थिति सहित दुनिया भर की सभी प्रमुख सुर्खियों पर होगी हमारी निगाह। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो आइए जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हेलो इंडिया के साथ। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित अस्पताल के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री साहिबजादा मोहाली के अजीत सिंह नगर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। पंजाब और पड़ोसी राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को अस्पताल विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मंगलवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन उन्होंने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूसी समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की। बैठकों के दौरान तीनों देशों के साथ रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी सहयोग को विस्तार देने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगले महीने भारत यात्रा से पहले तीस्ता और गंगा सहित नदियों के जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सचिव स्तर की बैठक हुई। ये चर्चा तीस्ता और 6 दूसरी आम नदियों की जल साझाकरण संधियों के बारे में हुई, जिसमें मोहरी, धरला, खोवाई, मोनू, दूधकुमार और गुमटी शामिल है। बांग्लादेश भारत संयुक्त नदी आयोग की एक मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त को होनी है। देश में इस समय टोमेटो फ्लू के मामले जो हैं वो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। बच्चों में इस बीमारी के ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में वो तमाम गाइडलाइंस बताई गई हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर टोमेटो फ्लू के लक्षण और इसके इलाज को लेकर भी जानकारी दी है। दुर्घटनावश पाकिस्तान की सीमा में ब्रह्मोस मिसाइल दागने वाले वायुसेना के 3 बड़े अधिकारियों को हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वायुसेना की जांच रिपोर्ट में तीनों अधिकारियों को एसओपी का पालन न करने का दोषी पाया गया। वायुसेना के एक संक्षिप्त बयान जारी कर यह बताया है कि तीनों अधिकारियों को मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल दागने का दोषी पाया गया। घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह पाया गया कि एसओपी का पालन न करने के कारण तीनों अधिकारियों ने गलती से मिसाइल दागी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और घरेलू आंतरिक सुरक्षा व काउंटर खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम रूस का दौरा कर सकती हैं। ये टीमें रूस में गिरफ्तार किए गए इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर से पूछताछ के लिए मॉस्को जा सकती हैं। रूस ने भारतीय नेतृत्व के किसी बड़े नेता पर आत्मघाती हमला करने की साजिश रचने के लिए इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी को पकड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से चीन पर सीधा निशाना साधते हुए चीन को आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर दोहरे मापदंड को लेकर आगाह किया है और कहा कि यथास्थिति बदलने की कोशिश करने वाली कोई भी जबरन या एक तरफा कार्रवाई साझा सुरक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन है।
भारत ने साथ ही कहा कि साझा सुरक्षा तभी हो सकती है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। डिजिटल बाजार में एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए वित्त संबंधी समिति ने मंगलवार को अंतरिक्ष में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने पर चर्चा की। इस बैठक में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न समेत दूसरी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समिति अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि संसदीय पैनल डिजिटल बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून के विकास पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक राजा सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही राजा सिंह को जमानत दी गई। गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं किए जाने के बाद अदालत ने राजा सिंह को रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक और झटका लगा है। इस क्रम में सीबीआई की छापेमारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीजों के वादों का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करते हुए मंगलवार को कहा कि भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं के पक्ष में हैं और इसलिए इससे निपटने के लिए न्यायिक प्रयास किया गया है। शीर्ष अदालत ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर और इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप पर बयान देने के लिए द्रविड़ मुत्तिन कंगड़म और उसके कुछ नेताओं से खुशी ना जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज भी सुनवाई जारी करने को कहा है। आज वरिष्ठ राजनेता एवं पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनका प्रभावी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक कल्याण की दिशा में किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये थी राष्ट्रीय सुर्खियां और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार प्रमुख खबरों पर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करेगी। बुधवार को राज्य की नई सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र करने का प्रस्ताव मान लिया गया। इसके साथ ही बैठक में महाधिवक्ता पद पर ललित किशोर को बनाए रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। सत्र के पहले दिन 24 अगस्त को नई सरकार बहुमत सिद्ध करेगी। अगले दिन 25 अगस्त को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को हाई कोर्ट में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन स्वाभाविक या कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं था। पुलिस ने कहा कि शाहीन बाग प्रकरण के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ था, जिसका स्थानीय लोगों ने कई स्थानों पर हुए प्रदर्शनों का समर्थन नहीं किया था। असम की एक अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी कर 29 सितंबर को पेश होने को कहा। सिसोदिया ने 4 जून को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि असम सरकार ने दूसरी कंपनियों से 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से पीपी किट खरीदी और शर्मा की पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपए के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें एलजी ने यह कहा है कि केजरीवाल ने अपने हस्ताक्षर के बिना ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा फाइल उनकी राय और मंजूरी के लिए भेजी थी। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच कई मुद्दों पर टकराव के बीच ये दावा किया गया है। राजस्थान में 7 लाख कर्मचारी आज आंदोलन करेंगे। राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने इसकी जानकारी दी कि वो बुधवार को सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। 27 अगस्त को आम सभा की बैठक कर सरकार को घेरेंगे। इधर आंदोलन का ये तब हो रहा है जब सरकार ने 4 बजट में 15 बड़ी घोषणाएं की हैं, जबकि 12 प्रमुख मांगे
लंबे समय से अभी भी पूरी नहीं की गई। कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला होंगे। इनके अलावा शिवाजी राव मोगे और जय किशन इसके सदस्य होंगे। कांग्रेस ने गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विधायक दल के नेता सुखराम राठवा और राज्य का सह प्रभार देख रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव इस स्क्रीनिंग कमेटी के पदेन सदस्य होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित को मदद देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली तत्काल राहत राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश से नर्मदा, पार्वती सहित 6 नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते राज्य के सभी बड़े डैमों के गेट खोलने पड़ गए। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सीहोर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। भोपाल में कलियासोत, उज्जैन में शिप्रा, गुना में पार्वती, रायसेन और विदिशा में बेतवा, मंदसौर में शिवना नदी के पानी में ज्यादा बहाव हो गया है, जिससे कई इलाकों में मुसीबत आ गई है। वहीं इस बीच कलियासोत की बाढ़ में फंसे 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब सरकार ने पशुपालन विभाग को 3 दिनों के भीतर पंजाब के गौशालाओं में सभी मवेशियों का टीकाकरण करने को कहा है। ये फैसला पंजाब में लंपी संक्रमण की बढ़ती संख्याओं को देखकर लिया गया। राज्य सरकार ने इस टीकाकरण अभियान में लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही हर रोज 50,000 पशुओं का टीकाकरण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने न्यूजीलैंड के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश ने करार किया। एमओयू के तहत न्यूजीलैंड कृषि क्षेत्र में उत्पादन को 2 गुना करने में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान एक वर्चुअल कार्यक्रम में न्यूजीलैंड G2G के कार्यकारी निदेशक निशा मानिक्स ओपी के साथ एमओयू समारोह की अध्यक्षता राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। नोएडा के सेक्टर 93 के स्थित अवैध ट्विन टावर को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो गया। दोनों टावरों में करीब 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। इसे 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। इधर महाराष्ट्र एटीएस ने मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद अता, आफ्ताब हुसैन शाह, इनामुल हक और मोहम्मद यूसुफ के साथ उमर के रूप में पहचाने जाने वाले एक संदिग्ध के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और टेरर फंडिंग के लिए काम करने का आरोप इन सभी पर लगाया गया है। तो ये राष्ट्रीय और राज्यवार खबरें थीं और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। India got free 75 years ago. We all know we have fundamental rights, but we also know that we have fundamental duties. Duties towards our nation, to protect and improve our natural environment, like forests, rivers, lakes and wildlife, and to have compassion towards all living creatures. Jai Hind.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया और आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन के बीच 6 महीने से जारी संघर्ष पर भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम यूक्रेन की परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत इसे लेकर बहुत संवेदनशील है, इसे महत्व देता है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भारत ज़ैपोरिज्हिया परमाणु संयंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित है। हम तनाव को कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रयासों सहित चल रहे दूसरे प्रयासों का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि 24 अगस्त यानी कि आज रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। रूस ने आज से 6 महीने पहले 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को $3 अरब के नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की। $3 अरब का हथियार सहायता पैकेज यूक्रेन के लिए 6 महीने में सबसे बड़ा हथियार सहायता पैकेज है। नए पैकेज की घोषणा यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए जाने की संभावना है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। इस नए सहायता पैकेज के तहत अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल के तहत धन का उपयोग करता है, जो कि बाइडेन प्रशासन को मौजूदा अमेरिकी हथियारों के स्टॉक से हथियार लेने के बजाय उद्योग से हथियार खरीदने की अनुमति देने के लिए कांग्रेस के द्वारा विनियोजित किया गया है। इससे कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे हो गए हैं और इसी बीच मंगलवार देर रात को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील की। रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन में नागरिक और बुनियादी ढांचे पर निशाना लगाने की तैयारी में है। हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने भी सोवियत शासन से स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर होने वाले समारोह पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कीव में क्रीमिया प्लेटफॉर्म सम्मेलन में प्रतिभागियों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान ये वादा किया कि वो यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ का समर्थन करेगा, क्योंकि ये रूस के आक्रमण के खिलाफ संघर्ष करता है और ये समर्थन लंबे समय तक जारी रहेगा। अमेरिका को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 65,000 H-1B वीजा पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हुआ है, जो देश की आवर्जन सेवाओं के लिए संघीय एजेंसी है। H-1B वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पूर्वी चीन सागर में चीनी हरकतों से जापान सबसे ज्यादा प्रभावित है और इन्हीं खतरों से निपटने के लिए वो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रहा है। खबरों की माने तो जापानी मिसाइलों की तैनाती नैन्से द्वीप पर कभी भी की जा सकती है। आपको बता दें कि ये द्वीप उत्तर कोरिया और चीन के पास मौजूद है और जापान को दोनों ही देशों से खतरा है। जापान की योजना यहाँ 100 किलोमीटर रेंज वाली 1000 मिसाइलें तैनात करने की है। इन जहाजों और विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। जापान अपनी एक मिसाइल टाइप 12 की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पूरी तरह से जापान में तैयार हुई ये मिसाइल जमीन से किसी भी लंबी जंगी जहाज पर 1000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। इस योजना से 2 साल पहले 2024 में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान में भारी मानसून बारिश और बाढ़ से देश भर में व्यापक तबाही मची है। बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने डेरा इस्माइल खान, ऊपरी और निचले त्रिचाल और ऊपरी कोहिस्तान जिलों में आपातकाल लगा दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से खोपर घाटी और नगर खास पर काफी कहर बरपा है। यहाँ बाढ़ के चलते शमन और तोकरकोट जैसे छोटे गांव पूरी तरह से बह गए और कई परिवार बेघर हो चुके हैं। बाढ़ की खराब हालत को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रांतीय सरकारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर स्थिति का जायजा लिया है। पाकिस्तान की कब्जे वाले POK को प्रांतीय दर्जा देने का
दम भरने वाले पाकिस्तान ने 15वें संशोधन को वापस ले लिया। इस नीति को लेकर यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके के लोगों को ठगा है। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक विधायिका ने इस बिल को वापस लेने का फैसला किया। पाकिस्तान सरकार द्वारा पीओके के अंतरिम संविधान में 15वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के संबंध में काफी उम्मीदें थीं। 15वां संशोधन पीओके की संवैधानिक स्थिति को निर्धारित करने का 24वां प्रयास था। इस मुद्दे पर पीओके विधानसभा कोई फैसला नहीं ले पाई। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने संसद भंग करने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इसे लेकर इराक की न्यायपालिका को अपनी कार्रवाई निलंबित करनी पड़ी। शिया मौलवी के दर्जनों समर्थकों ने इससे पहले बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में रैली की और सर्वोच्च न्यायिक परिषद, इसके साथ ही संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसी बीच पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने सभी पक्षों से शांत रहने की अपील की है और राष्ट्रीय वार्ता की अपनी कोशिश दोहराई। गूगल और फेसबुक से समाचार प्रकाशकों की संयुक्त बातचीत आसान बनाने के लिए अमेरिका ने अपने एक विधेयक का संशोधित प्रारूप पेश किया। इसे यहां के दोनों दलों ने सांसदों ने तैयार किया है। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में विशाल टेक कंपनियों के मुकाबले समाचार प्रकाशन अपना पक्ष और मजबूती से रख पाएंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका जर्नलिज्म कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट ला रहा है। ताज़ा संशोधन से समाचार संस्थानों के लिए इन विशाल टेक कंपनियों से एक साथ बातचीत करना संभव होगा। इससे वे अपनी उचित शर्तों को मनवा सकेंगे। अमेरिका सहित विश्व के सभी देशों में समाचार प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित खबरों को अब तक गूगल, फेसबुक की मालिकाना कंपनी मेटा और अन्य टेक कंपनियां बिना कोई पैसा दिए उपयोग कर रही हैं। वे इनसे हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं। ये बिल लाया जा रहा है ताकि टेक और सोशल मीडिया कंपनियां इन सामग्री का उपयोग करने पर समाचार प्रकाशकों को राजस्व में से हिस्सेदारी देने के लिए बाध्य हों। डॉलर के मुकाबले यूरो के नए 2 दशक के निचले स्तर पर पहुंचने के कारण वैश्विक शेयरों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई और इसी बीच व्यापारी अमेरिकी ब्याज दरों में अगली बढ़ोतरी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि एकल मुद्रा 0.9901 डॉलर तक गिर गई है। हालांकि बाद में घाटे को वापस लिया गया है क्योंकि ग्रीन बैंक खराब अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से प्रभावित था। इंडोनेशियाई सरकार ने सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक उथले भूकंप के बाद निवासियों को संभावित झटकों से सावधान रहने की सलाह दी। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक किसी के हताहत या फिर नुकसान होने की कोई खबर नहीं आई है और न ही सुनामी जैसी स्थिति के बारे में कोई भी चेतावनी जारी की गई। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आजादी के नायकों और भारत की स्वतंत्रता के मील के पत्थर रहे लोगों पर एक ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ आज करेंगे। कार्यक्रम शाम 4 बजे राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इधर लोकसभा की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मुख्य समिति कक्ष भूतल संसद भवन में होगी। इस बैठक का एजेंडा तेल रिफाइनरी पर एक समीक्षा विषय पर ब्रीफिंग है। साथ ही लोकसभा की अनुमान समिति की बैठक सुबह 11 बजे होगी। समिति कक्ष 2 संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन ब्लॉक ए में। बैठक का एजेंडा CGHS के तहत उठाए गए कदमों का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें अपने साक्ष्य रखेंगे। लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे समिति कक्ष D संसद भवन में आयोजित होगी। बैठक का एजेंडा है जिसमें कई अहम कार्य जो है वो संपादित किए जाएंगे। और अब वक्त हो चला है आज के दिन के इतिहास को जानने का, समझने का। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 24 अगस्त के दिन इतिहास क्या कहता है। 24 अगस्त वर्ष 1908 में शिवराम हरि राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महान क्रांतिकारी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया।
राजगुरु बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के बड़े भक्त थे। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल किया। दिसंबर 1928 को राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल नेतृत्व में सांडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना के साथ हंसते हंसते शहीद हो गए। हर साल इन शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा दिया। 24 अगस्त वर्ष 1911 में बीना दास का जन्म ब्रिटिश कालीन बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था। वे भारत की महिला क्रांतिकारी थीं। बीना दास पुण्याश्रम संस्था से जुड़ी जो निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करती थी। हालांकि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों के लिए बम हथियार बनाना और उनका संरक्षण करना। बीना दास ने युगांतर दल के क्रांतिकारियों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस घटना में गवर्नर बाल बाल बच गया और बीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही आप संसद टीवी का जो कू ऐप है, ट्विटर है, इंस्टा है, उस पर भी संसद टीवी उपलब्ध है। आप इसकी आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी सुझाव है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमेशा जैसा कि हम चलते चलते आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, तो आज चलते हैं चेरापूंजी की खूबसूरत वादियों में। बरसात के मौसम में चेरापूंजी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को लुभा रहा है। आप इन प्राकृतिक की तस्वीरों का लुत्फ उठाइए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार और देखते रहिए संसद टीवी।